हेलो टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा सेकंड मॉडल ऑफ एटम जो है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो रदरफोर्ड ने जो ये वाला मॉडल है ये हमें 1911 में दिया था। मतलब जो ये वाला मॉडल है ये भी न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी से पहले ही हमें मिला था। तो इस मॉडल के अंदर रदरफोर्ड ने क्या किया, देखो रदरफोर्ड ने अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है ना। जो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था उस एक्सपेरिमेंट को हम क्या बोलते हैं, अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में देखो हमें क्या करना होता है। सबसे पहले हमें हमारा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है वो लेना है। वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या करेगा, अल्फ़ा पार्टिकल्स को एमिट करेगा, ठीक है ना। हमने यहाँ पे जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया हुआ है वो कौन सा लिया हुआ है, रेडियम लिया हुआ है। जो रेडियम है इसमें जो अल्फ़ा पार्टिकल्स एमिट होंगे वो डिफरेंट डायरेक्शंस में स्प्रेड ना हो जाएं, इसके लिए मैंने क्या किया, रेडियम को रखा हुआ है ब्लॉक ऑफ द लेड। लेड का सिंबल होता है पीबी, तो वो मैंने यहाँ पे यूज़ किया। तो एक मैंने लेड का ब्लॉक लिया, यू शेप का लेड का ब्लॉक है, उसके अंदर मैंने मेरा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रेडियम रख दिया जो अल्फ़ा पार्टिकल्स को एमिट करेगा। अल्फ़ा पार्टिकल्स को एमिट करने वाली जो बीम होगी वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह होनी चाहिए। इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए मैंने क्या किया, मेरी रे को स्लिट में से पास करवाया, जो कि बहुत ही नैरो स्लिट होगी, बहुत ही छोटी सी स्लिट होगी। हालांकि यहाँ पे ये स्लिट आपको थोड़ी सी जो है वो थिक लग रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये बहुत ही फाइन स्लिट्स होती हैं जिससे हमारी जो अल्फ़ा पार्टिकल्स की रे होगी वो बिल्कुल क्या रहेगी, स्ट्रेट रहेगी। ये जो हमारी अल्फ़ा पार्टिकल्स की रे है ये हमने स्ट्राइक करवानी है हमारे गोल्ड फॉइल के साथ। ज़रूरी नहीं है यहाँ पे जो मेटल है वो आपको गोल्ड यूज़ करनी है, आप गोल्ड के अलावा सिल्वर भी यूज़ कर सकते हो, प्लेटिनम भी यूज़ कर सकते हो, कॉपर भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो ज़रूरी कंडीशन है वो ये है कि जो फॉयल आप यूज़ कर रहे हो, चाहे किसी भी मेटल का यूज़ करो, वो बहुत ही थिन होना चाहिए, उसकी थिकनेस जो है वो कम से कम होनी चाहिए। तो हमने हमारी अल्फ़ा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल के ऊपर जो है वो फॉल किया यहाँ पे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में। और उसके बाद जब हमारे अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो डिफ्लेक्ट हुए, डिफ्लेक्ट होने के बाद वो स्ट्राइक करेंगे हमारी सर्कुलर स्क्रीन के साथ। इस सर्कुलर स्क्रीन के ऊपर मैंने जिंक सल्फाइड की कोटिंग जो है वो की हुई है, ताकि जब भी हमारी अल्फ़ा पार्टिकल्स स्क्रीन के ऊपर स्ट्राइक करेंगी तो वहाँ पे ग्लो प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से हम हमारे अल्फ़ा पार्टिकल्स को डिटेक्ट कर पाएंगे। तो यही हमारा सारा अपरेटस है। मैं यहाँ पे आपको एक बार ये पढ़ के बता देता हूँ। रदरफोर्ड परफॉर्म्ड अ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट in which he bombarded a beam of fast moving alpha particles। अल्फा पार्टिकल्स हमारे क्या होते हैं, हीलियम न्यूक्लियाई। तो हीलियम की रिप्रेजेंटेशन देखो मैंने कैसे दी है। हीलियम का सिंबल जो है वो ये रहा, इसका एटॉमिक नंबर ये रहा, ऊपर जो है वो इसका एटॉमिक मास होता है। न्यूक्लियाई मैंने इसलिए बोला क्योंकि इसके अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे वो मैं रिमूव करवा चुका हूँ। तो he bombarded a beam of fast moving alpha particles on thin foils of metal। metal कौन सी है, गोल्ड या सिल्वर। the source of alpha particles was radioactive radium, ठीक है ना। अल्फा पार्टिकल्स का सोर्स कौन है, रेडियोएक्टिव रेडियम। placed in the block of lead, the presence of alpha particles after deflection was detected with the help of zinc sulfide screen। तो ये अपरेटस आपको सारा समझ में आ गया होगा। हमने रेडियम से अल्फ़ा पार्टिकल्स को जो है वो एमिट करवाया और उन अल्फ़ा पार्टिकल्स को जो है हमने फॉल करवाया हमारे गोल्ड फॉइल पे। जब हमारे अल्फ़ा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल पे फॉल करेंगे तो वो डिफरेंट डायरेक्शंस में जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, डिफ्लेक्ट होंगे और डिफ्लेक्ट होने के बाद जो है वो सर्कुलर स्क्रीन पे स्ट्राइक करेंगे जहाँ पे हमने जिंक सल्फाइड की कोटिंग की हुई है, और वहाँ पे फिर हमें जो है वो रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो रदरफोर्ड ने जब अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म किया, उसके बाद उसे क्या क्या ऑब्जर्वेशंस मिली, वो ऑब्जर्वेशंस मैं आपको बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे ये देखा कि जो भी हमारा गोल्ड फॉइल था, गोल्ड फॉइल में से 99.9% अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो बिना डिफ्लेक्शन के सीधा पास हो जाती हैं, मतलब आर पार हो जाएंगे। इसको मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि सपोज करो मेरे पास 1000 अल्फ़ा पार्टिकल थे, तो 1000 में से 999 अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो तो हमारे बिना डिफ्लेक्शन के गोल्ड फॉइल के आर पार ही हो जाएंगे। 99.9% अल्फ़ा पार्टिकल जो होते हैं वो गोल्ड फॉइल के साथ किसी भी तरह की कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करते।
फिर हमारे पास कुछ एक अल्फा पार्टिकल्स होते हैं जो गोल्ड फॉइल में टकराने के बाद हल्की फुल्की डिफ्लेक्शन जो है वो शो करेंगे, और बहुत ही रेयरली, मतलब कभी 20,000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल ऐसा होगा जो हमारे गोल्ड फॉइल में टकराने के बाद लार्ज एंगल्स पे डिफ्लेक्ट होगा। लार्ज एंगल से मेरा मतलब है कि 90 डिग्री से ग्रेटर एंगल पे डिफ्लेक्ट होगा। तो ये 3 केस हमें मिले। पहले केस में कोई डिफ्लेक्शन हमारे पास नहीं हो रही, दूसरे केस में स्ट्राइक होने के बाद डिफ्लेक्शन हो रही है लेकिन बहुत ही छोटी हो रही है, और तीसरा केस जो कि बहुत ही रेयर है उसके अंदर डिफ्लेक्शन अगर हो रही है तो वो डिफ्लेक्शन जो है वो बहुत ही रेयरली होगी और ग्रेटर एंगल्स पे होगी, मतलब ग्रेटर एंगल है हमारा 90 डिग्री से ज़्यादा। तो ये 3 चीज़ें जो हैं वो हमें ऑब्जर्व करने पे मिली। अब इन तीनों चीज़ों से हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, वो कंक्लूजन देखो सबसे पहले कंक्लूजन हमारे पास क्या आया, सिंस मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन देयर मस्ट बी एम्प्टी स्पेस विद इन द एटम। हमने ये बोला कि हमारे बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जो थे वो बिना किसी डिफ्लेक्शन के गोल्ड फॉइल के आर पार हो गए। तो इससे हमें ये पता लगता है कि जो हमारा एटम होता है, एटम के बीच में काफ़ी सारा एम्प्टी स्पेस जो होता है वो प्रेजेंट होता है। सेकंड हमारे पास क्या पॉइंट आया, देखो, सिंस फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल, these could be deflected by some positive body present within the atom due to repulsions। मैंने ये बोला कि हमारे कुछ एक अल्फा पार्टिकल जो थे वो स्मॉल एंगल्स के थ्रू डिफ्लेक्ट हो गए थे, तो जिससे हमें ये पता लगता है कि हमारे एटम्स के अंदर कोई ना कोई पॉजिटिव बॉडी जो है वो प्रेजेंट है। मतलब ये जो हमारी कंक्लूजन है ये प्रोटॉन्स की प्रेजेंस को यहाँ पे कंफर्म कर रही है, क्योंकि हमारे जो अल्फा पार्टिकल्स थे देखो उसमें से आप 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा चुके हैं, हमारे पास सिर्फ हीलियम न्यूक्लियाई है। तो हीलियम एटम जो था उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो हमारे हीलियम न्यूक्लियाई में सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन बचे और न्यूट्रॉन बचे। मतलब हमारा हीलियम न्यूक्लियाई खुद क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज। तो जब हमारा खुद पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल किसी पॉजिटिव चार्ज के पास जाएगा तो सेम चार्जेस होने की वजह से रिपल्शन होगी, रिपल्शन होने से वो दूर दूर जाएंगे जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रही है। थर्ड पॉइंट में हमने क्या बोला, some alpha particles are deflected back, this shows that alpha particle strikes some heavier body inside the atom। अब उसने बोला कि हमारे जो कई अल्फा पार्टिकल्स थे वो तो टकराने के बाद लार्ज एंगल्स पे डेविएट हो गए, और ये जो लार्ज एंगल वाली डिफ्लेक्शन थी ना ये जनरली हमें सेंटर में देखने को मिली। तो इससे हमें ये पता लगता है कि हमारे एटम के सेंटर के अंदर बहुत ही कोई हैवी मास प्रेजेंट है, जिस हैवी मास के साथ हमारे अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक होके लार्ज डिफ्लेक्शन जो है वो शो कर रहे हैं। और आप ये देखो कि जो लार्ज डिफ्लेक्शन वाली हमारी बम्बार्डमेंट्स थी वो काफ़ी रेयर थी। इसका मतलब जो हमारा सब्सटेंस है जो लार्ज डिफ्लेक्शंस करवा रहा है, ये सब्सटेंस जो है वो बहुत ही छोटी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके बैठा है एटम के अंदर। तो इस पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। तो ये हमारे पास हमारा केस था। तो रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन किया एटम्स जो होते हैं हमारे पास, उस एटम के अंदर मेनली 2 पार्ट्स होती हैं, एक तो हमारा होता है न्यूक्लियस पार्ट और एक हमारा होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पार्ट। न्यूक्लियस पार्ट कौन सा है, न्यूक्लियस पार्ट में हम जनरली न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करते हैं जो बहुत ही छोटा होता है साइज में, और न्यूक्लियस पे ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। क्योंकि देखो वैसे तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है दोनों प्रेजेंट होते हैं, लेकिन रदरफोर्ड ने न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी से पहले ये मॉडल बनाया तो न्यूट्रॉन्स के बारे में उसने कुछ नहीं बताया। उसने बोला कि न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन्स ही प्रेजेंट हैं और प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनका मास हम नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, तो इसलिए एटम का जो भी मास हम बोलते हैं वो सारा का सारा मास जो होता है वो उसके न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स प्रेजेंट है उसी की वजह से होता है। तो हम एक लाइन यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि द एंटायर मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर। तो ये हमारे पास हमारा न्यूक्लियस पार्ट था। सेकंड है हमारे पास एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पार्ट, जिसके अंदर हम बात करते हैं एटम के अराउंड वो स्पेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो ये हमारे पास हमारा रदरफोर्ड मॉडल था एटम के लिए। अब इस मॉडल की भी कुछ हमारे पास लिमिटेशंस हैं, वो तो लिमिटेशंस मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली लिमिटेशन हमारे पास ये है कि इट डज नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट। उसने हमें ये तो बता दिया कि इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करने के लिए बहुत सारा एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट है, लेकिन हम इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिट के अंदर अरेंज कैसे करते हैं, मतलब कितने ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट करना है,
इसके बारे में रदरफोर्ड ने हमें कुछ भी नहीं बताया। दूसरा, रदरफोर्ड जो है वो हमारे एटम्स की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सका। देखो, एटम जो है वो स्टेबल होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज बैलेंस होना चाहिए, फोर्सेस जो हैं एक्ट कर रहे होती हैं एटम के ऊपर, वो मिनिमम से मिनिमम होने चाहिए। तो इस केस में हमारा एटम जो होगा वो स्टेबल होगा। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारा एटम जो है वो स्टेबल होता है, उन स्टेबिलिटी फैक्टर्स के बारे में रदरफोर्ड ने नहीं बताया। उसने ये बोला, रदरफोर्ड ने, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो काफ़ी हाई स्पीड पे रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन ए फिक्स्ड ऑर्बिट। देखो, अगर हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो कि चार्ज पार्टिकल्स हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे, तो इसका मतलब वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को इवॉल्व करेंगे। जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को इवॉल्व करेंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मोशन की वजह से हमारा जो ऑर्बिट होगा, ऑर्बिट का साइज जो है वो श्रिंक होने लगेगा, छोटा होने लगेगा। और अगर उनका साइज जो है वो श्रिंक होने लगेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, ऑर्बिट छोटा छोटा होते 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 न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा। और न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा तो ये चीज़ हमारी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ऑर्बिट हमारे न्यूक्लियस में फॉल कर गए, मतलब इलेक्ट्रॉन हमारे न्यूक्लियस के अंदर आ गए, ये चीज़ हमारी पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज़ को भी हमारा जो रदरफोर्ड का मॉडल था वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये हमारी लिमिटेशंस थी, बाकी फिर हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।